Thank you. Everyone wishing happy Teachers Day. I wish all the best for you in the future. I pray to the Almighty to give you physical, mental, and moral development in your life, all success in your life. Thank you, everyone. थैंक यू बच्चे, फिर बात करते हैं। अब देखो, हम लोग को स्टार्ट करनी है नई चीजें, दैट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो अब ये फर्स्ट मैटर यहां से आती है, जो व्हाट इज जीनोम। अब एक नया वर्ड आ गया, यहां से शुरू करें। वेटिंग। Human Genome Project, we have a word genome first. तो ये जीनोम वर्ड अब कहां से आ गई? फर्स्ट इट वाज प्रपोज्ड बाय एच विंगलर। इन्होंने प्रपोज किया था, नेम इज नॉट गिवन इन द बुक, but H. Wingler proposed the word genome. This word has derived from the two words, gene और plus chromosome. अब इन दो वर्ड को मिला के एक बार ये वर्ड 11th में आई थी, some of you might be remembering, 130, 138, 39 पेज पर आई थी। तो ये दो वर्ड से मिला के बना दिया जीनोम। इस जीन का इन्होंने जेन ले लिया यहाँ, और क्रोमोसोम का लास्ट में ओएमई ले लिया, और ये वर्ड बना दिया जीनोम। तो फर्स्ट हम जीनोम प्रोजेक्ट करने से पहले वर्ड क्या है उसके बारे में तो समझे, व्हाट इज दैट। तो अब जीनोम का मतलब होता है टोटल जेनेटिक मटेरियल, टोटल जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी आदमी का टोटल जेनेटिक मटेरियल इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज जीनोम। तो इट इज ओके। तो ये तो इंट्रोडक्टरी पार्ट हुई। अब ये जीनोम तो किसी भी ऑर्गेनिज्म पे हो सकते हैं, टोटल जेनेटिक मटेरियल। तो अब स्टडी ऑफ जीनोम, अब हमारे में लिखा है एचजीपी। एक क्वेश्चन तो वही से हो गया, एक्सपैंड एचजीपी, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। हम इस प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज दैट। टोटल जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज जीनोम। और स्टडी ऑफ जीनोम इज कॉल्ड जीनोमिक्स। ये वर्ड बुक में है नहीं, बट यहाँ है। जीनोमिक्स का मतलब हो गया ब्रांच स्टडी ऑफ जीनोम। जेनेटिक मटेरियल की जो स्टडी है उसको बोला आपने जीनोम। जीनोम हैज टू पार्ट्स। अब देखो, थोड़ी मैटर एक्स्ट्रा समझाना पड़ेगा। स्ट्रक्चरल जीनोम, जीनोमिक्स एंड फंक्शनल जीनोमिक्स। अब बुक हैज साइलेंटली डिस्कस्ड स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स। थोड़ा सा जो डिस्कस किया हुआ है सिर्फ स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स, फंक्शनल जीनोमिक्स के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं। तो स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स में ये है, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जीनोम है, डीएनए है, उनके सीक्वेंस का पता लगाना। अब ये डीएनए किसी का, तो यहाँ क्या सीक्वेंस है, ए टी सी जी टी, यही आएगा, ये क्या है इसका पता लगाना। बट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इट,
तो दैट इज फंक्शनल जीनोमिक्स। अब देखो फंक्शनल जीनोमिक्स के बारे में कुछ भी हमारी बुक में डिस्कस नहीं है, नथिंग इज। जो थोड़ा सा शॉर्ट डिस्कशन है वो स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन है, विदाउट टेकिंग नेम द जीनोमिक्स, विदाउट टेकिंग नेम द स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स। तो अब इसमें इसका पर्पस अब ये समझा देता हूं। पहले आप जीनोमिक्स के बारे में थोड़ी स्टोरी भी सुन। अभी तक आपने देखा जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बीइंग्स जो है 46 है, ठीक है। तब यहां तक तो बात बहुत पहले पता चली गई, हमने ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन सारे पढ़ा। अब साइंटिस्ट के दिमाग में ये आया कि हमारी जो 46 क्रोमोसोम, एक बार मैंने पिक्चर भी दिखाई थी, अब उसकी ज्यादा जरूरत है। तो ह्यूमन का जो एक एक क्रोमोसोम है ऑल 46, यदि मैं इसको खोल दू मतलब पेज नंबर 99 न्यूक्लियोसोम मॉडल डीएनए को खोल दें, तो उसमें इसकी सीक्वेंस क्या होगी। अब ये दिमाग में मैटर आने लगे, इसका पता करें हम। तो ठीक है, हमने क्रोमोसोम तो देख लिया भाई 46 है, लेकिन जब हम इसको ओपन करें तो इस पर सीक्वेंस क्या है ये दिमाग में आ रही। अब जब इसको एस्टिमेट किया गया, जो भाई ठीक है इसकी हम स्टडी करेंगे, ओपनिंग द डीएनए हम स्टडी करेंगे इसका, और ये इस कॉलेज मतलब ए है, यहाँ टी है, यहाँ सी है, यहाँ जी है, इसको बोलते हैं बेस पेयर। अब जिस भी मेथड से हम एक बेस पेयर स्टडी करेंगे, तो यहाँ देखिए उस समय में यह आया था। पहले तो आप यहाँ पर एक करेक्शन करेंगे, ह्यूमन जीनोम में शुड हैव अप्रोक्सीमेटली, ये 3.3 आएगा, 3.3 नॉट 3, 3.3 10 to the power 9। अब यहाँ देखो, यहाँ कहानी वाली चीजें हैं। अब दे हैव एस्टिमेटेड, यदि एक बेस पेयर को क्रैक करते हैं, तो उस समय में जब 1990 में स्टार्ट हुआ था, तो देखा जो 3 बेस पेयर $3 का खर्चा था। तो इफ यदि हम 3.3 10 to the power 9 को क्रैक कर रहे हैं, तो उस समय का खर्चा था $3 बिलियन। इससे कोई खास क्वेश्चन यहाँ नहीं बन रही है, बट अंडरलाइन कर लेंगे तो क्या इसमें प्रॉब्लम आई। तो नो गवर्नमेंट वाज रेडी टू पे सच एन ह्यूज अमाउंट। तो भैया कहा भाई इतने $9 बिलियन सिर्फ डीएनए के पता लगाने के लिए खर्चा करना जो है नहीं देंगे। अब देर आज वन साइंटिस्ट हैविंग मीटिंग विद यूनाइटेड स्टेट्स जो ऑफिशियल्स, उसमें प्रेसिडेंट वाज आल्सो देयर। अब उसमें से एक ने ये कह दिया भाई बड़ी सरकास्टिक वे में, जो वट एवर द कंडीशन ऑफ एनिमल इज देयर दैट इज योर कंडीशन, आप भी तो एनिमल की तरह कंडीशन। इट वाज पिंचिंग मैटर। तब फिर से उसने बताया कि वी डोंट नो द जीनोम ऑफ एनिमल, हम अपना भी तो नहीं जान रहे हैं जी, हम में क्या है डीएनए क्रोमोसोम तो जान रहे हैं, तो हम लोग एनिमल की तरह है। तो दैट पिंचिंग वर्ड हुआ, एनीवे इट वाज सैंक्शन। तो जब सैंक्शन हुई तो डिफरेंट कंट्रीज, यूएस, चाइना, जापान, डिफरेंट ऑल डिफरेंट कंट्रीज के साइंटिस्ट आए। अब ये हुआ जो हम एक एक क्रोमोसोम यदि है 3.3 और 3.3 10 to the power 9 बेस पेयर को ऐसे ए टी सी जी टी ए लिखना शुरू करते हैं कॉपी पे। तो यहाँ देखो इस तरह के में हमको टाइप बुक होगा, तो पेज ऑफ बुक कंटेन 1000 पेजेस लेटर्स, तो इसमें और हर में 1000 पेज होगा। तो इस तरह के 3300 बुक चाहिए था। इसे क्वेश्चन कुछ नहीं बन रहा आपका, सिर्फ समझा रहा है आपको। तो इतनी बुक्स चाहिए थी भाई, 3300 बुक्स पूरी ऑर्चिड में आके भर जाएगी, बच्चे कहाँ जाएंगे। तो उसी समय एक ब्रांच डेवलप हुआ, ये ठीक है ऐसे तो हम करेंगे। प्रोजेक्ट सैंक्शन तो हुई और ये लॉन्च इन द ईयर 1990 में शुरू हुई। एक नया डिपार्टमेंट बन गया, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। अब यहाँ पर लिख लेंगे व्हाट इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स। डेफिनेशन नहीं दिया,
तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स बिकम ए न्यू ब्रांच, जो इतनी हम नहीं लिख सकते थे, तो एक उसी समय एक नया ब्रांच बना, बायो इंफॉर्मेटिक्स। ये जो है स्टोरिंग एंड एनालाइजिंग द बायोलॉजिकल डेटा इन डेटाबेस, दैट इज इन कंप्यूटर फॉर्म। ये एक ब्रांच बन गई। तो भाई जितनी इंफॉर्मेशन आएगी दैट विल पुट इन द कंप्यूटर। तो अब आप देखेंगे जब भाई इंजीनियरिंग कॉलेजेस में इवन ये दे हैव ओपन ए न्यू ब्रांच। अब जैसे कि आपकी मैकेनिकल सिविल इंजीनियरिंग होती थी, अब देखो नए ब्रांच बन रहे हैं, इसमें बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज वन ऑफ द ब्रांच। आजकल इस पर बीटेक होती, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी एमईटी भी खोल दिया बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो अब इसमें जो है, इसमें क्या होती है, स्टूडेंट शुड हैव ए नॉलेज ऑफ 3 ब्रांचेस: मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, कंप्यूटर, एज वेल एज मैथमेटिक्स, लॉगरिथम की जरूरत होती है। तो अभी मैं इंट्रोडक्टरी पार्ट बता रहा हूँ जो व्हाट इज इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो आपसे ये तो नहीं पूछे, मैक्सिमम पूछ लेगा व्हाट इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स, डेफिनेशन भी ढंग से यहाँ नहीं दिया हुआ है। अब यहाँ से जब हम इंट्रोडक्टरी पार्ट में है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगी, उसको लिख लो। एक्सपैंड HGP, यहाँ एक्सपैंड HGP बस। एंड व्हाई HGP कॉल्ड मेगा प्रोजेक्ट, अंडरलाइन करोगे, because it was a very big project, that's why called as mega project. Hard question one is when it was launched, year 1909. अब बिफोर, ये तो एक एक नंबर के क्वेश्चन बने। बिफोर टू एंटर इन द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, मैं आपको ये बता दूं, जो आजकल अब क्या है, यदि वो फीटस जो ग्रो कर रही है मदर के उम्र में, तो इस स्टडी से आप कह सकते हैं जो इसको किस एज पे कौन सी बीमारी होनी है। एक्सेप्ट एक्सीडेंट, एवरीथिंग इज इन द ब्लूप्रिंट, सारा ब्लूप्रिंट है। अब देखेंगे किसी फैमिली में ब्लड प्रेशर की शिकायत है, तो पहले कहते हैं ये था, अब ये पता है भाई यहाँ पर है। मैं आगे थोड़ा है भी नहीं फिर भी बताऊंगा, सर्टेन फैमिली में आप ब्रेस्ट कैंसर की टेंडेंसी ज्यादा है, तो देयर इज ए जीन फॉर दैट। ये कब एक्टिव होगा क्या नहीं होगा, मतलब each and everything now is mapped। अब इन्फेक्शस डिजीज को छोड़ दें, फिर भी ससेप्टिबिलिटी कितनी होगी वो भी जेनेटिक है डिटरमाइन। तो आप समझो, आप जीनोम पढ़ के उसकी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ कह सकते। तो ये एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है, इसका काम अब मेडिसिन में चलती है, ट्रीटमेंट में चलती है, ये बहुत बड़ी ब्रांच होगी। और इसको पूरा होने में लगा 13 ईयर्स। बताइए 1990 में शुरू हुआ और 2003 में आगे कंप्लीट। तो पहले धीरे धीरे बढ़ते चले, फिर समझाता चला जाता हूँ आपको, क्वेश्चन भी बनाते चले। अब यहाँ पर क्वेश्चन आगे जो क्वेश्चन बना हुआ है यहाँ से, व्हाट आर, यहीं पर क्वेश्चन लिख दो बच्चे, व्हाट आर द गोल्स, पर्पस क्या था। अब इसको बोर्ड पर लिखाने के बजाय यहाँ समझा देता हूँ आपको क्या मतलब था HGP का, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। तो आइडेंटिफाई ऑल अप्रोक्सीमेटली 20,000 to 25,000 जीन्स इन द ह्यूमन। यहां पर तो ये दिया है, बट अगले ही पेज पर देगा ह्यूमन में जो जीन्स है दैट इज अप्रॉक्स 30,000। अब यहाँ पर देखो बुक में यहाँ दे रहा है 20,000 to 25,000, लेकिन ह्यूमन में जो जीन है वो 30,000। अब एक बात बताऊं, मैं बोल रहा हूँ ह्यूमन में 30,000 जीन है, तो इससे आपके दिमाग में क्या बातें आ रही। तो जीन की डेफिनेशन आपने 72 पेज पर पढ़ा।
तो जीन्स का मतलब हो गया जो यूनिट ऑफ हेरिडिटी वहां लिखा है, यानी सेगमेंट ऑफ डीएनए रिस्पॉन्सिबल फॉर वन कैरेक्टर, तो आप एक जीन बोल, डेफिनेशन यहाँ दिया। तो किसी एक कैरेक्टर के लिए जीन छोटा भी हो सकता, बड़ा भी हो सकता, ऐसा भी हो सकता। अभी आप पढ़ेंगे जो ह्यूमन में सबसे बड़ा जीन कौन है, डिस्ट्रोफिन है, पढ़ेंगे आगे डिस्ट्रोफिन फंक्शन। तो यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट ये कह रहा हूँ, जो जस्ट हियर इट इज गिवन 20,000 to 25,000, बट ह्यूमन में 30,000। डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ 3 billion केमिकल बेस पेयर दैट मेक डीएनए। दूसरा पर्पस क्या था इनका, जो हर क्रोमोसोम को हम खोलेंगे, ओपन करेंगे, और यहाँ क्या क्या बेस सीक्वेंस है जी, किस सीक्वेंस में है इसका पता करेंगे। हर क्रोमोसोम में होगा एटीसीजी, और ये क्या सीक्वेंस है ये पता करें। दैट इज द सेकंड पॉइंट। अब स्टोर द इंफॉर्मेशन इन डेटाबेस, ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो भी नॉलेज हमको इसकी आएगी दैट वी हैव टू स्टोर इन डेटाबेस, जो है बायोइन्फॉर्मेटिक्स। अब इमेजिन मैंने आई टोल्ड यू दैट बायोइन्फॉर्मेटिक्स बिकम ए न्यू ब्रांच। इसमें बहुत डिपार्टमेंट भी अलग अलग हो चुके हैं। इसमें ऐसे भी डिपार्टमेंट है जो हमारा डीएनए दूसरे किस ऑर्गेनिज्म से मिलता है जी, बंदर से कितने मिलते हैं, चिंपैंजी से कितने मिलते हैं, किससे कितना बनता है, वो भी एक डिपार्टमेंट है। अच्छा, अब ये ट्रांसफर ऑफ रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू अदर सेक्टर। अब ये जो नॉलेज आई उसको आप मेडिकल सेक्टर में डालो जिससे ट्रीटमेंट होगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया, यहाँ लिखो ELSI, यहाँ लिखे एक्सपैंड ELSI, एक्सपैंड ELSI। तो ethical, legal and social issue that may arise from the project। अब ह्यूमन की सारी चीज आप क्रैक कर रहे हो तो इसमें एथिकल इशू भी आते हैं, एथिक्स आते हैं, किसी किसी का रिलीजन आता है, तो उस पर भी बात करनी है कि भाई किसी को इसमें ऑब्जेक्शन है, क्या है, सारी बातें, सोशल इशू है। तो दैट इज कॉल्ड एज ELSI, एड्रेस द एथिकल, लीगल, सोशल इशू दैट मे अराइज। अब देखिए इसको मैं कंप्लीट करने में कितना लगा जी, बताया 13 years, कोऑर्डिनेटेड बाय US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। इसका मैं आपको दिखाया था, आज भी दिखाऊंगा। तो यहीं से मैं प्रोक्योर किया हूँ। हर क्रोमोसोम में कितनी पार्ट है एक बार मैंने दिखाया था, वो दिखाऊंगा। US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। अब जब ये बनी तो इसके हेड जो बनाए गए वो वाटसन, दैट इज नॉट रिटन, बट इन 1990 में जब सेट हुआ तो वाटसन एंड क्रे थे, तो वाटसन वाज द इंचार्ज ऑफ दिस वन, क्योंकि ऑलरेडी इनको काफी डीएनए पे काम किया था, नोबेल लॉरिएट थे, तो इनको ये दिया गया। अब ये नॉलेज में, अब यहाँ पर इतनी क्वेश्चन आपका सिर्फ आ गया, इसमें सारा कंट्री था, जापान, फ्रांस, जर्मनी, अब नाम नहीं दिया भाई, इंडिया, पाकिस्तान, सबके साइंटिस्ट थे यहाँ, और सबों ने अच्छा काम किया, लेकिन ये लोग 2-4 नाम डाल के छोड़ दिए हुए। प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड 2000। तो व्हेन इट वाज स्टार्टेड, व्हेन कंप्लीटेड, कितना टाइम लगा, ये एक नंबर। Knowledge about the effect of DNA variation among individuals can lead to the revolutionary new way to diagnose, treat, someday prevent thousands of the diseases. यहाँ पर लिख देंगे significance. What is the significance of HG? अब ये और disorder in human beings, ये अभी बताया हूँ, effect of human beings। आप उसकी पैदाइश से पहले कह सकते हैं जिनको कौन सी बीमारी होनी है, क्या होनी है। Besides providing clues of understanding human biology, learning about non-human organisms, DNA sequence can be lead to understanding their nature, capabilities. अब ह्यूमन को छोड़ के अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ये एक्सेप्ट ह्यूमन किस किस की जीनों में स्टडी हो गई, क्या अंडरलाइन कर लेंगे। नंबर 1 ड्रोसोफिला, लेकिन सबसे पहला जो हुआ था फर्स्ट जीनोम स्टडी, लिख देंगे, दैट वाज आवर
माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम, साइड में लिख लोगे बच्चे, ये सब कंपटीशन में पॉइंट आ जाते। फर्स्ट जीनोम, जीनोम स्टडी माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम, और दूसरा हीमोफिलस इनफ्रिंजिंग, इन दो का पहले हुआ। दिस इज नॉट गिवन, ये फर्स्ट ये दो हुए थे, उसके बाद बहुत सारे का स्टडी हुआ। सर बोर्ड दिख नहीं रहा सर राइट साइड से। है? तो मैं क्या बोर्ड को हटाऊं या इधर से नहीं दिख रहा है, लेफ्ट या राइट? सर लेफ्ट साइड से। अभी रुक जा, अभी करता हूँ। अब दिख रहा है आपको? यस सर। माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम एंड हीमोफिलस इनफ्रिंजिंग। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन अब बीच में आके थोड़ा सा हमको एक्सपैंड करना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन बना दूंगा। अब यह है मेथोडोलॉजी, क्या क्या मेथड है। तो देखो यहाँ पर आपको बोर्ड वाली क्वेश्चन तो पहले बना दूंगा, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर तो क्वेश्चन जो बना, व्हाट आर मेथोडोलॉजीज, जो स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स का क्या था। पहले क्वेश्चन बना दो, फिर मैं एक्सपैंड करता हूँ। बोर्ड वाला काम खत्म हो जाए तब आगे समझाने वाला। व्हाट आर वेरियस methodology of study of H। यदि ये पूछता है तो नंबर 1 स्टडी ऑफ ESTS एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स, और दूसरा सीक्वेंस एनोटेशन। अब भैया बच्चे को लिख दिया, बच्चे को आंसर भी मिल गया, नंबर भी मिल गया, लेकिन को समझ में आई। ठीक है, अब इसको समझाना है क्या मेथड है। क्वेश्चन पूछा आपने, 1 2 लिख दिया, काम खत्म। पहले दो साइड में क्वेश्चन लिख दो, फिर मैं एक्सपेंड करूँ। तीसरा क्वेश्चन बना एक्सपैंड ESTS, फुल फॉर्म है एक्सप्रेस। अब यहां से क्या है, अभी मैं लिख रहा हूं, आपकी समझ में नहीं आ रही है, आई नो। पहले क्वेश्चन बना देता हूं, फिर समझाता हूं। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, इससे पहले तक एकदम ठीक थे आप। अब ये क्या क्या है, बहुत लंबी चौड़ी चीज को कौन साइज कर दिया, छोटा कर दिया। ESTS का फुल फॉर्म पूछ लिया। तीसरा क्वेश्चन इस पैराग्राफ से आपका आएगा। 3 क्वेश्चन ही बनते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। नेम द वेक्टर यूटिलाइज्ड इन HG। नेम द वेक्टर। अब यहाँ पर अंदर, यहाँ आ जाओ, नीचे यहाँ देखिए। अब यहाँ देखो, अब यहाँ लिखा है BAC YAC। ये BAC फुल फॉर्म हो गया बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये हो गया ईस्ट आर्टिफिशियल। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर कर दिया, अब मैं यहाँ रोकूंगा।
क्योंकि अब ये मैटर यहाँ समझाना है। बोर्ड वाली क्वेश्चन हो गया बच्चे, बोर्ड वाली क्वेश्चन के लिए तो कोई टेंशन नहीं है यहाँ पर। नॉन ह्यूमन मॉडल जिसका एचजीपी स्टडी हुआ लिखा दिया। व्हाट आर डिफरेंट मेथोडोलॉजी, तो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग था और यहाँ सीक्वेंस एनोटेशन, ये दो मैटर। अब इसको समझाना है हमको सीक्वेंस इस बात का। और नेम द वेक्टर्स यूटिलाइज इन एचजीपी, यहाँ लिखा है बीएसी और वाईएसी। अब आप बताओ, आप में से कोई बच्चे अभी पूरी वेक्टर तुक्का पढ़े हो, हाँ या ना? स्कूल में बायोटेक हुआ है? नो सर। नहीं। कोई बच्चे का अभी तक वेक्टर, वेक्टर का मतलब आपको वही पता होगा जिसमें एम्पलीट्यूड डायरेक्शन होता है। हाँ जी, ये ठीक है ना फिजिक्स में? जिसमें एम्पलीट्यूड डायरेक्शन होता है उसको वेक्टर कहते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन बना दिया, यहाँ मैं रोक लिया। रोक लेने के बाद अब मैं क्या करूंगा, तो वेक्टर की जितनी कहानी है बुक में कहीं भी वो खत्म करूंगा। वेक्टर के बारे में पूरी। अब यहाँ वेक्टर बच्चा कैसे समझे? अब देखो 106 पर भी वेक्टर आया था, मैंने कहा था एक पर्टिकुलर टाइम पर मैं आपको बताऊं। तो यहाँ पर मैं रुक गया और मैं वेक्टर की बात करने लगा। उसके बाद आगे चलेंगे और आगे समझाएंगे ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तब हम वेक्टर से जोड़ेंगे। अब एक आप पेज ले लेंगे बच्चे, एक A4 साइज शीट लेंगे और वे पूरी बुक से कहीं से भी वेक्टर है वो सारा कंप्लीट कर एक साथ। तो अब यहाँ हमने पूछा वेक्टर, तो पहले अब बात को समझो। एयर वेक्टर बायोलॉजी में वेक्टर जैसे आप फिजिक्स में ऐसे दिखा रहे हो, ऑफ कोर्स डायरेक्शन बायोलॉजिकल सिस्टम में भी किसी चीज की डायरेक्शन है। अब डिजीज कैरिंग एजेंट एनोफिलीज टूलेट्स वो भी वेक्टर है। बट यहाँ वेक्टर क्या है, ये स्पेशल डीएनए है जो दूसरी डीएनए को लेके जाता है। आप जैसे समझो, आपका कोई दोस्त है यार, आपको कंधे पर बिठा लिया, लेके चल दिया। बच्चे में खूब किए होंगे, अभी भी करते होंगे मस्त। तो जो लेके जा रहा है वो वेक्टर हुआ, जो ऊपर बैठा हुआ है वो फॉरेन। अब इट इज ए वेरी न्यू थिंग। मैं यहाँ डेफिनेशन लिखता हूँ, ए वेक्टर इन होल ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड इन होल बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ से बायोटेक्नोलॉजी भी कई पार्ट हो जाएगा। इट इज ए स्पेशल डीएनए, यहाँ लिखेंगे डेफिनेशन, इट इज ए स्पेशल डीएनए which can carry another डीएनए। अब देखो इसकी क्या मतलब, एक डीएनए दूसरे डीएनए को ले जाएगा उठा के अपनी कंधे पर। अब इसका क्या क्या यूज होगा, इसके बिना कैसे हम एक। तो हमने इसको कंपेयर कर दिया आपके दोस्त के साथ। एक दोस्त है जो कंधे पर बैठा कर ले जा रहा है, तो वो भी इंसान है, वो भी इंसान है। तो जो इंसान लेके जा रहा है वो हो गया वेक्टर, और जो ऊपर बैठा हुआ है वो है फॉरेन डीएनए, एलियन डीएनए। तो अब इसमें हम पहले, तो इट इज स्पेशल डीएनए व्हिच कैन कैरी अनदर डीएनए, तो हमने डेफिनेशन लिखी। लेट अस कम बैक। तो भैया वेक्टर की कहानी कहाँ से शुरू होती है, इसको नोट। तो इनकी कहानी स्टार्ट होती है लेडी बारबारा मैकक्लिंटन से। अब दिस लेडी हैड वर्क ऑन मेज। अब इसे मॉडर्न डे मॉडल भी कहा जाता है। जब कभी ऑब्जेक्टिव बनाओगे तो यू विल फाइंड which of the following considered as a modern day Mendel। ये बारबारा मैकक्लिंटन, इसलिए ऐसा इसको कहते हैं। आज हम आपसे टेस्ट पर भी बात करेंगे, बिकॉज क्लासेज हो गई है, टेस्ट कुछ भी नहीं हुआ है हमारा। तो आप प्रीफर करोगे ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, लेकिन मैं प्रीफर करूंगा सब्जेक्टिव भी दो आप। और नाउ इट इज ये ऑनलाइन में इट इज नॉट ए प्रॉब्लम।
आपकी कॉपी आएगी, मैं 5 मिनट में चेक करके आपके डायरेक्ट आपको भेज सकता हूँ, ऑफिस भेज सकता हूँ आपके व्हाट्सएप पे, इट्स नॉट ए प्रॉब्लम। मार्क कॉपी आपको चली जाएगी, केवल घर में आपको बना के पीडीएफ बना के सेंड कर देना है, और मैं पूरी कॉपी चेक करके 5 से 7 मिनट के अंदर आपको बैक कर दूंगा। अब टाइम आ गया जो हम लोग टेस्ट भी लें, क्योंकि नहीं हो पाया था, बट कैन बी डन वेरी इजीली। मैं आपको बता दूं, कोई दिक्कत नहीं हो ऑनलाइन चेक करने में। हम लोग कितनी कॉपी चेक कर चुके। तो अब ये ये वर्क किया मेज में। अब सी फाउंड दैट ऑन 9th क्रोमोसोम ऑफ द मेज, देखिए 9th क्रोमोसोम जो था मेज का, उसमें एक सेगमेंट था जिसको कहा गया ACDS सिस्टम। अब इसके बारे में डिटेल तो नहीं, सेगमेंट ऑफ डीएनए था। देखा जो ये एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो रही है, इसने ऑब्जर्व किया, इसने नाम दे दिया जंपिंग जीन। She set the name jumping gene, and DNA which is getting transferred from one place to another place. So she coined the word jumping gene, ऐसा DNA जंप कर रहा है। और इनके केसेस में ठीक है, एंडोस्पर्म का कैरेक्टर वेरी कर। So she was the first who said that DNA can get transferred from one place to another place. और इसी जंपिंग जीन का आजकल नाम होता है ट्रांसपोजोन, जो वर्ड आपको 209 पर मिलेगा, न्यू नेम। और इस तरह के डिस्कवरी के लिए तो ये डीएनए एक यहां से और यहां जा रही है, जिन्होंने काम किया मेज में, बट इनको ह्यूमन मेडिसिन में 1952 में नोबेल प्राइज मिला। जिस समय ये लेडी ने ये बात कहा, किसी ने बात को नहीं माना, जैसे मेंडल के बात को नहीं माना था। तो मेंडल वाज रिकॉग्नाइज्ड आफ्टर हिज डेथ, उनके 35 इयर्स के बाद, बट इनकी अपनी लाइफ टाइम में रिकॉग्नाइज हुआ। और जिस समय इनको नोबेल प्राइज मिला था, उस समय शी वाज एट 90 इयर्स। इनको अपनी लाइफ टाइम में रिकॉग्निशन मिली, तो इट इज ए ग्रेट वर्क। अब जब पता चला भाई ये डीएनए एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो कहता भाई मेरा भी डीएनए ले जाओ, तुम एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ले जाओ। तो अब यहाँ देखिए, अब हम क्या करेंगे, तो यू हैव डीएनए, आप वेक्टर, आपकी बात समझ आ गई। अब हमारी बुक में जहां भी वेक्टर है उसकी लिस्ट कर देते हैं हम। तो इसको मैं मिटा दूं, ये आपने लिए नोट कर लिया फर्स्ट कहानी। तो ये समझाने के लिए है, बट समटाइम्स ये सब कभी कभी ऑब्जेक्टिव में कम्पिटिटिव में आ जाता है। बारबरा मैकक्लिंटन, मेज, टाइटोमोटो इंट्रोड्यूस द वर्ड जंपिंग जीन। अब आप A4 साइज शीट पर क्या करो, ऊपर लिखिए वेक्टर, और इसको यू क्लासिफाई करो, नेचुरल, और यहाँ कर दीजिए मैन। पहले आप लिस्टिंग कर देता हूँ तो समझाऊंगा। बैक्टीरियोफाज, ये दोनों मैं बगल में पेज नंबर भी लिख देता हूँ जहां आपको मिलेगा, क्योंकि स्कैटर्ड है बुक में। मैं उतना ही लिख रहा हूँ जितना आपकी बुक में है, तो पेज नंबर। अब मान लो अपने एग्जामिनेशन में, जैसे आजकल ऑब्जेक्टिव है, मैं 4 वेक्टर बगल में काम लिखता हूँ, इनके वर्क लिख दो। हाउ स्टूडेंट कैन डू, जब तक बच्चों को एक साथ ना बताया जाए।
भाई आपकी बुक में इतनी वेक्टर्स हैं और इनका ये काम है। मैन मेड में ये बुक में नहीं है, लेकिन इट वाज फर्स्ट मैन मेड, इसके लिख देता हूँ, फर्स्ट मैन मेड, नॉट इन बुक। अभी हमारे सामने खुली है CAC एंड YAC, यहीं से कहानी शुरू हो रही है 119। ये है आपके 199 पे। पूरी लिस्टिंग कर लो, यहीं पर जगह रहेगी तो बेटर होगा, इनके बारे में लिख लेंगे तो बस, लेकिन आपके साथ पेज नंबर के साथ लिस्टिंग हो जाए। ठीक है, जय हो गया, कर लो बच्चा कर लो। ठीक है, आज का काफी हो गया। तरीका का हो गया, वजारत का भी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ो बच्चे, सारे का हो गया है। यदि किसी का नहीं हुआ तो लिख देंगे वेट। टेबल्स में आप नोट कर लें, ना नोट कर पाए मान लो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो वहां से, टाइम बचाने के लिए। चलो अब एक एक करके बात पर सारी वेक्टर का खत्म कर लो। आपको मिलाना अपनी पेज से मिला लेना, ये वेक्टर मिलेगा आपको, एक्सेप्टिंग दिस वन। अब मान लो हम एग्जाम में लिखते हैं राइट द यूज ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स, 3 नंबर का क्वेश्चन बना दिया। एक जगह लिख दिया TI प्लाज्मेट, एक जगह लिख दिया PAC, एक लिख दिया बैक्टीरियोफाज। जब तक हम इसको एक साथ नहीं करेंगे तो बच्चा को अपने से नहीं होगा, वो कहाँ से मिला पाएगा बच्चा इतने वेक्टर्स। और एक बार हमारा ये तैयार हो गया, इससे आप बहुत सारा, हमारा बायोटेक का काम हो गया, पूरी वेक्टर तैयार हो गई। आइदर तो सब्जेक्टिव पूछ लें, आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ लें, नेक्स्ट नोटिव। अब मैं 1 बाय 1 कर, सारे वेक्टर का काम खत्म हो जाएगा, फिर हमें जी को आगे बढ़ा लें। अब 1 बाय 1 बात करें। ऊपर में सबसे पहले हमने लिखा था बैक्टीरियोफाज, तो ओनली नेम बैक्टीरियोफाज का नेम एज ए वेक्टर है, इसके काम कुछ नहीं है। बट आप जान रहे हो जो बैक्टीरिया हमने जेनेटिक्स में पढ़ा था, DNA एज ए जेनेटिक मटेरियल को प्रूव करने में, जो बैक्टीरियोफाज जो है इनको यूं अटैक करती है, इनकी DNA इसमें आती है और ये बस्ट कर जाती है। तब जब हमको पता है ये फाज के बैक्टीरियो, ये वायरस का DNA, ये वायरस का DNA है और ये बैक्टीरिया के अंदर आते हैं, तो अब हम यदि कोई DNA हमको बैक्टीरिया में ट्रांसफर करना है तो इनके DNA में ट्रांसफर कर देंगे। और ये जो है इसमें थोड़ा कलर यूज करना चाहिए। ये आ गया, ये हो गया फॉरेन DNA, जिसको कहते हैं एलियन DNA। एलियन का मतलब फॉरेन DNA, बुक में बार बार एलियन आएगा। अब यदि हम बैक्टीरियोफाज के अंदर, ये हमारा बैक्टीरियोफाज है, अब इसके DNA के अंदर यदि हम अपना DNA अटैच कर दिया और तब इनको इन्फेक्ट कराया, तो ये बैक्टीरिया के अंदर अपना DNA डाल देंगे। लेकिन एक स्पेशल मेथड से इनको कहेंगे भाई ठीक है आ तो गया, तुम्हें मल्टीप्लाई नहीं करने दूंगा मैं अंदर, तो मल्टीप्लाई नहीं करने देंगे, मत करने दो। लेकिन फॉरेन DNA आपकी आ गई, जिस मकसद के लिए आपने फॉरेन DNA आना है डाला है वो ट्रांसक्राइब करेगा, ट्रांसलेट करेगा और आपके प्रोडक्ट बनेंगे। तो बैक्टीरियोफाज एज ए वेक्टर आई, इसको ऐसे डायग्राम से बना लो।
और इसमें इट इज यूटिलाइज्ड इन ट्रांसफरिंग DNA इन बैक्टीरिया। अब होल मेथड हम में नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा मेथड हम नहीं करेंगे और साइड डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन बैक्टीरियोफेज एज ए वेक्टर दिया हुआ है, इतनी बात बच्चों को पता चलनी चाहिए। It is all on 198 पेज। तो ये बैक्टीरियोफेज एज ए वेक्टर को इसके आप बैक्टीरिया में ट्रांसफर करते हैं, डीएनए नॉट इन अदर केस। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया है, वहां नहीं, उस हर चीज के लिए अलग अलग वेक्टर का यूज होता है। अब ये हो गई बच्चे, तो मैं प्लाज्मिड एज ए वेक्टर पे आता हूं, इसको मिटा दूं और थोड़ा सा लाल पीले हरे पेन रखो बायोटेक्नोलॉजी एचजीपी में। अब ये देखो मैं भी 3 कलर यूज कर रहा हूँ डिफरेंशियल के लिए, क्योंकि एक जैसा कर दूंगा तो कैसे पता चलेगा ये कौन डीएनए। ब्लैक से बैक्टीरियल डीएनए हो गया, ये ब्लू से फास्ट का डीएनए हो गया, रेड जो है हमारा फॉरेन डीएनए था जिसमें डाला था बैक्टीरिया में। अब हम बात करें प्लाज्मिड एज ए वेक्टर। अब जब हम बात करें प्लाज्मिड के, तो फर्स्ट हम फिर रिकॉल करेंगे, कुछ बच्चे हमारे पास 11th से नहीं थे। 11th में हमने प्लाज्मिड बताई थी, बुक में था, तो कुछ बच्चे हो सकते हैं प्लाज्मिड नहीं जानते हो। यदि कोई बच्चा ऐसा भी है जो प्लाज्मिड के बारे में ना सुना हो, ऑनेस्टली बताओगे तो मैं 0 से स्टार्ट करूंगा। वजारत जानते होंगे, एडिमा जानते होंगे। हाँ बच्चे, ऑल ऑफ यू नो अबाउट द प्लाज्मिड। तो उससे आगे बढ़ा, यस सर, सर्कुलर डीएनए। सर नॉर्मल डीएनए भी सर्कुलर होता है जी, एक्स्ट्रा सर्कुलर बोलो। तो अब ऐसे ये बैक्टीरिया का डीएनए ये भी सर्कुलर होता है। यहाँ से देखिए, हम 0 से ये स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया बैक्टीरियल क्रोमोसोम या बैक्टीरियल डीएनए, मेन क्रोमोसोम बैक्टीरियल डीएनए, और ये प्लाज्मिड है। एक्स्ट्रा सर्कुलर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, अब नया वर्ड ऐड करेंगे, एक्स्ट्रा सर्कुलर सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए इन बैक्टीरिया। अब ये समझो भैया, हर बैक्टीरिया में तो ये प्लाज्मिड नहीं होता और ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। हम 0 से स्टार्ट करें। प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा सर्कुलर सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए इन बैक्टीरिया। लेकिन जब ये होता है तो इनके अलग अलग काम है, ये सारे एक ही काम नहीं करते प्लाज्मिड। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड्स and one you all have studied in 11th में, फिर मैं यहाँ लिखता हूँ क्योंकि इस पर हमारा टीआई प्लाज्मिड भी पढ़ना है, कई चीजें पढ़ना है। ठीक है, आई थिंक यू हैव रिटन, फटाफट करते चले। तो अब हम बात करें टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड। अब एक वन प्लाज्मिड इज नॉट डूइंग वन वर्क। सम प्लाज्मिड is drug resistance factor, is a drug resistance। अब इसको एज ए वेक्टर तो नहीं यूज कर सकते, ये प्लाज्मिड है, ड्रग रेसिस्टेंस फैक्टर मेक द बैक्टीरिया रेसिस्टेंट, लेकिन इसका काम है 199 पर, अभी लिख के छोड़े, एज ए मार्कर जीन, एज ए मार्कर जीन, इसको एज ए वेक्टर यूज नहीं करते। प्लाज्मिड
उतना वो नीचे आ रहा था खुद भीग गया। प्लीज क्लोज योर माइक माइक को बंद कर दो बटन करके। इनका नॉर्मल वर्ड होता है कंजुगेशन। इसको लेके मॉडिफाई करके कई प्लाज्मिड वेक्टर बना गया है। यहां से 6 plasmid have been modified to make vectors. अब यहाँ TI प्लाज्मिड, RI प्लाज्मिड, बहुत सारे प्लाज्मिड हैं। हमको अब ये इस प्लाज्मिड के बारे में बात करेंगे। ये ड्रग रेसिस्टेंस वाला तो करना ही है डिटेल्स में, बट हम एज ए वेक्टर कर रहे हैं। तो लेट अस कम ऑन TI प्लाज्मिड। जब हम TI प्लाज्मिड की बात करें तो आप अपनी पेज नंबर बुक का पेज नंबर 200 खोल लो, मिडिल पैराग्राफ में आ जाओ। पेज नंबर 200 मिडिल पैराग्राफ एंड अंडरलाइन TI प्लाज्मिड। हाँ जी, फाइका प्लाज्मिड सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया में होता है और कहीं नहीं होता। आगे चल के पढ़ेंगे और नई चीजें। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो थोड़ा सा हमने DNA फिंगरप्रिंटिंग में पढ़ा था, वो भी सिर्फ बैक्टीरिया में होता है। तो बैक्टीरिया से हम लोग बहुत फायदा भी है, नुकसान भी है, तो फायदे भी है, डिजीज भी कॉज करते हैं, पर उनके बहुत फायदे भी है, आदमी यूज कर रहा है। प्लाज्मिड इज as well as restriction enzymes found only in bacteria. चलो ठीक है, सारे म्यूट है। अब हम पहले TI प्लाज्मिड की बात करते हैं, बिकॉज वन पैराग्राफ इज full form is tumor inducing plasmid. Tumor inducing plasmid. So it is found in a particular bacteria. आप अपना अंडरलाइन कर दो बच्चे, ऊपर काम खत्म रहेगा। बायोटेक की मैटर करना है। ये एग्रोबैक्टीरियम फ्यूमिफेसियंस, ये इस बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया में नहीं होता। ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड फाउंड इन एग्रोबैक्टीरियम फ्यूमिफेसियंस। अब इसे नाउअडेज इट इज पॉपुलरली कॉल्ड एज प्लांट जेनेटिक इंजीनियर। अब क्यों ऐसा कहते हैं, इस पर बात करें, बगल में लिख लीजिएगा। दिस बैक्टीरियम इज कॉल्ड एज प्लांट जेनेटिक इंजीनियर। अब इसी पैराग्राफ में आप देखो, एक आपके बोर्ड से लिखा होगा TDNA, अंडरलाइन कर। TDNA, T का मतलब हो गया ट्रांसफॉर्म की। अब इसको वेक्टर क्यों यूज करते हैं, तो नॉट इन द नॉर्मल कंडीशन ये बैक्टीरिया डिजीज कॉज करती है प्लांट में, दैट इज कॉल्ड क्रोन वॉल। मैं बता दिख रहा हूं उसको। If you have noted this one, we are talking about
TI plasmid, tumor inducing plasmid. It is exclusively found in a bacteria called as Agrobacterium tumefaciens, which is popularly called as plant genetic engineer. अब क्या इसको क्यों एज ए वेक्टर यूज करते हैं, इस पर आप बहस करें. Normally, this bacteria cause a plant disease called as crown gall. It is nothing but the cancer of the plant. इसमें क्या होती है अभी देखता हूं तो आई कैन शेयर द एक्चुअल फोटोग्राफ ऑफ दिस. ये क्रॉन गॉल का मतलब हो गया, क्रॉन करते हैं इसको मुकुट को, जो यहाँ पर जो पोजीशन है यहाँ पर ये कंसंट्रेट कर मिट्टी से जस्ट ऊपर, और ये फॉर्म ह्यूज ट्यूमर. तो कैंसर में शायद आपने पढ़ा है जो मैड माइटोसिस है. इस बैक्टीरिया में ये खासियत है इनकी, ये इमीडिएटली टेंडर्स, इनके जो टीआई प्लाज्मिड है इनमें प्रॉपर्टी है इट कैन एंटर इन द प्लांट टिश्यू वेरी क्विकली एंटर कर जाते हैं और वहां कैंसर प्रोड्यूस कर देते. तो when scientists came to know that this bacteria has a unique property to enter in the plant cell but causing cancer due to tDNA, capital T DNA. तो साइंटिस्ट हैज एक्सप्लॉइटेड इट. अच्छा भैया तू जा रहा है तो ठीक है, इसने tDNA को कट कर दिया जो कैंसर प्रोड्यूस कर रहा था, और इनमें अपना डीएनए डाल के कहा चलो भैया प्लांट में चलो आप. तो प्लांट में ट्रांसफर हो गया इससे डीएनए. अब कैसे होते हैं डायग्रामेटिक समझा. अब वो बीच वाली पैराग्राफ है बच्चा, उसको थोड़ा आप 2-4 लाइन देखो, तब तक आपको मैं क्रॉन गॉल की पिक्चर भी दिखा. You have to underline tIDNA, Agrobacterium tumefaciens, और tDNA. उसके आगे पीछे भी वेक्टर्स हैं, कई चीजें लिखा है, but we are doing tDNA. चलो आपको मैं बहुत क्लोज लुक से दिखा के फिर बोर्ड में आ जाता हूँ. क्रॉन गॉल में जो डिजीज एक्चुअल कर रहा है वो कैसा कर रहा है वो आपको मैं बताऊं. अब यार देखो, आई थिंक ये एक्चुअल फोटोग्राफ है. ये देखो, आई थिंक इट इज क्लियर ऑन योर स्क्रीन. ठीक है, आपने क्रॉन गॉल की पिक्चर देख ली, अब उसके अंदर की मैटर तो नहीं देख पाई.
अब यहाँ देखो, अब इसमें ठीक है टी डीएनए से आपने दिया, लेकिन इससे मैटर अब बच्चों को समझ में नहीं है। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ जी। इस टी डीएनए जो बैक्टीरिया है उसे आप कैसे ट्रांसफर करते हैं? तो मान लो बच्चा ये एक प्लांट है यार, पूरी प्रोसेस अदरवाइज ये प्लांट, कोई प्लांट है एक, अब यहाँ पर कोई प्लांट है भी, अब इसमें मान लो फ्रूट का साइज बड़ा है, फ्रूट साइज बिग है, इसमें छोटा। आप चाहते हैं जो इसमें फ्रूट का साइज बड़ा हो, जो नहीं हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ इसको फ्रूट साइज वाला डीएनए हमको इसमें डालना है। अब कैसे उसको ऑब्टेन करेंगे, कट करेंगे, वो तो हम लोग डिस्कस करेंगे बायोटेक। अब किसी भी प्रोसेस से हमने फ्रूट वाला डिजायर्ड डीएनए निकाल दिया, तो इसको मैंने बोला डिजायर्ड डीएनए और एलियन डीएनए, फॉरेन डीएनए, जो भी आप कहें। अब आपके पास क्या है, इसमें डालना है, तो पहले समझ लो, उसके बाद डायग्रामेटिक बना लो। तो ये बायोटेक की कई पार्ट है, क्योंकि बायोटेक में प्लांट एनिमल प्रोसेस वही होती है, डीएनए को कट करना फिर ट्रांसफर करना। तो अब हमारे ये एग्रोबैक्टीरियम है ट्यूमेफेसियंस, ये बैक्टीरिया हो गया, इनका ये अपना डीएनए है, ये इनका सर्कुलर डीएनए था टीआई प्लाज्मिड। तो क्या करते हैं, पहले टीआई प्लाज्मिड को बाहर निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे वो मुझे डिस्कस करना है आगे। और इसमें आपने अपना डीएनए डाल दिया, सारा एंजाइमेटिक प्रोसेस है, और इसको फिर इसमें वापस कर दो। अब देखो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस टीआई प्लाज्मिड में ये आपका एलियन डीएनए आ गया। अब इन बैक्टीरिया की आदत क्या है, प्लांट को इन्फेक्ट करना। तो हमने ये क्यों किया, अभी आप सोच रहे होंगे कि डायरेक्टली प्लांट में चला जाता है, डायरेक्ट प्लांट में नहीं जाता। अब इसमें क्या करते हैं, तो प्लांट के सेल को ऑब्टेन कर लेते हैं, सेल, और सेल में से क्या करते हैं, तो सेल वॉल हटा देते हैं एंजाइम से, जो पढ़ना है प्रोटोप्लास्ट सिर्फ ले लेते हैं, सेलुलोज एंजाइम डाल दिया, प्लांट सेल वॉल हट गया, और ये यहाँ पर मिला प्रोटोप्लास्ट। इसको बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट, यानी इस न्यू नेम हमको पढ़ना है, प्लांट सेल माइनस सेल वॉल। तो इस प्लांट का आपने प्रोटोप्लास्ट ले लिया। अब ये सारे बैक्टीरिया को यहाँ इन्फेक्ट करा दिया, इन्फेक्शन। तो इसकी आदत तो है इसमें एंटर करने की, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये इसमें एंटर करेगा, और इसका टी डीएनए आपने कट करके हटा दिया है, तो यहाँ डिजीज कॉज ये नहीं कर पाएंगे। अब इस प्रोटोप्लास्ट में क्या हो जाएगा, इस सेल में डायग्रामेटिक दिखा रहा हूं आपको, आपका ये डीएनए इनके साथ ये एलियन डीएनए चला गया इसके अंदर, जो फॉरेन डीएनए था वो इसमें आ गया। ठीक है, अब आप इसको चले गए प्लांट टिश्यू कल्चर में। टिश्यू कल्चर जब करेंगे तो इसमें पूरा प्लांट रेज होगा। अब इस प्लांट में आपका डीएनए इसके अंदर जा चुका। दिस इज द प्रोसेस। इफ यू हैव अंडरस्टूड, इसको डायग्रामेटिकली बना लीजिए, इट विल हेल्प यू। ये डायग्रामेटिक बना लो, तो एंट्री ऑफ क्या यूजिंग यूज ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस यूजिंग टीआई प्लाज्मिड। ये होल प्रोसेस हमारा, और इस वेक्टर का काम समझ में आएगा।
अदरवाइज वेक्टर से तो कुछ पता नहीं चलता वैसे। हो गया बच्चे? अब देखो ये तो कुछ टी आई प्लाइबिलिटी की बात होगी। अब हम आ जाते हैं, इस तरह से सारे होगा तो वी कैन डिस्कस लेटर ऑन ऑल्सो, सबका अलग अलग है। अब हम अपना जो अभी बात किए थे बीएससी वाईसी पे आ रहा हूँ मैं। नॉर्मली नॉन मॉडिफाइड बैक्टीरिया प्लांट में कैसे हो जाता है? नहीं वो तो चला जाएगा, लेकिन हमको तो आसानी से एंट्री करानी है और उसका कल्चर करना है ना। तो उस प्रोसेस में क्या होती है जो हम लोग 201 पेज पर पढ़ेंगे अभी, इसलिए मैं आजकल ज्यादा इस पर बात नहीं बताई आपको। जो सेलुलेज एंजाइम से डाइजेस्ट करना पड़ता है, तो इट बिकम इजियर टू ट्रांसफर इन द लैब। और इसको हम 201 पर आपको बताएंगे, क्योंकि इसके साथ एचजीपी के साथ ऑलरेडी बायोटेक की पार्ट इटसेल्फ इज ए पार्ट ऑफ बायोटेक। अब यहाँ पर देखो, अब हम आ गए बीएससी वाईएससी पर। या अब और भी फैक्टर हो गया, अब इसको बता के फिर हम आगे चलें। अब देखो बीएसी और वाईएसी फुल फॉर्म है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। फुल फॉर्म आपका लिखा हो गया बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ईस्ट आर्टिफिशियल। तो अब ये जो है इनकी खासियत क्या है? ये यूकैरियोटिक वेक्टर है। ये सारे देखो, ये बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोट है, वायरस था, ये बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम उसको तैयार किया गया है जो ह्यूमन का डीएनए जो आप लेंगे उस स्टडी के लिए। तो ईस्ट क्या है? यू नो ईस्ट इज अ मेंबर ऑफ एस्कोमाइसिटिस। ये फंजाई है ईस्ट यूनिसेलुलर। तो सबसे ज्यादा चूंकि ये बनाई गई है, इसमें ये सब बहुत ज्यादा डीएनए यानी 1000 टू 2500 केबी यानी किलो बेस डीएनए ले जा सकता है। ये सब वेक्टर की अलग अलग साइज होती है, सबसे ज्यादा डीएनए ये ले जा सकता है। ठीक है, अब हम ये डीएनए कहाँ से लाएंगे, इसमें क्यों डालेंगे और क्या करेंगे, इस पे बहस करेंगे। तो इसमें डाल के हम क्या करेंगे? तो ये बता दूं, मान लो इसमें आपने कहीं जहां से अब कट करके ह्यूमन डीएनए लाया है, ये ह्यूमन डीएनए है, जिसको भी आपने ये तो जो ब्लू कलर से है वो ईस्ट का क्रोमोसोम है, ये आपका ह्यूमन डीएनए है जिसको क्रोमोसोम का फॉर्म आपने बना दिया। तो जब एक बार आपने डाल दिया और इट इज ग्रोइंग इन द कल्चर, तो इसको परमानेंट रखने के लिए क्या करते हैं, तो कल्चर में आप ग्रो करा रहे हो ईस्ट को, तो ईस्ट के साथ साथ ये डीएनए मल्टीप्लाई कर रहा है। जब हमको लेना हुआ लेके हम स्टडी कर लिए। अब कैसे क्या करेंगे उस पर बहस आप। तो
नेम द वेक्टर यूटिलाइज्ड इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, तो बीएससी वाईएससी। और एक हमने जो रिट्रो वायरस दिया है वो जीन थेरेपी में ट्रीटमेंट में यूज होती है, तो 211 में काम पड़ेगा। अब क्वेश्चन तो बना दिया बच्चे, अब इस पे आ जाओ, ESTS क्या था और सीक्वेंस एनोटेशन क्या था, इस पर बहस। वेक्टर के बारे में आपके जानकारी थोड़ी सी आ गई। अब देखो, जब ये बात आई जो हमको ह्यूमन के जीनोम की स्टडी करना है, तो सबसे पहले वर्क हैज स्टार्टेड विथ क्रेग वेंटर। क्रेग वेंटर नाम के आदमी ने क्या किया, तो ह्यूमन सेल से, अब मान लो ह्यूमन का ये सेल है, यहां से mRNA को निकाला, ये mRNA आइसोलेट कर, इसी mRNA को बोला गया एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, ES एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। तो you know that RNA is short lived, शॉर्ट लिव्ड होता है, तो इमीडिएटली क्या क्या इसको हम इस पर डीएनए, इस पर एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज डाल के इसको कन्वर्ट कर दिया डीएनए, एंजाइम डाला रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ऐसा क्यों करना पड़ा, इसको cDNA बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ये ESTS था, बीइंग अनस्टेबल, तो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना दिया। cDNA का मतलब हो गया कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। फिर इसकी स्टडी हुई, कैसे स्टडी हुई वो एक ही साथ करेंगे नीचे वाले मेथड में। लेकिन अब यहां पर ये डिस्प्यूट आया, इन केसेस, ह्यूमन के केसेस में जो mRNA बनती है, ऑल ऑफ यू नो कहां से बनती है, HNRNA से। जो HNRNA बनता है जिसमें कि एक्सोन और एंट्रोन दोनों पार्ट होते हैं, और प्रोसेसिंग में आपने देखा था स्पाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग। इंट्रोन हट गया और सारे एक्सोन वाला पार्ट आ गया, ओनली एक्सोन, नो एंट्रोन पार्ट। तो अभी जो आपने ये डीएनए में सीक्वेंसिंग करोगे, सीक्वेंसिंग तो मिल जाएगा आपको, सीक्वेंसिंग मिल जाएगा, लेकिन केवल एक्सोन को मिला। तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ जो क्रोमोसोम में जो डीएनए था उसका एज इट इज तो हमको नहीं मिला, सिर्फ हमको जो फंक्शनल पार्ट था वो मिल गया। तो अब कहा नहीं भाई, इससे तो केवल मेरा एक्सोन का चल रहा है, मुझे दो डिटेल चाहिए जो एक्चुअल है, whether it is exon or intron. Then new method developed which is called sequence annotation. अब सीक्वेंस एनोटेशन में कैसे हम कट करेंगे, क्या करेंगे, उस पर भी बताते हैं। अब इस पैराग्राफ की बात कर लेते हैं। अब यहाँ देखो, अब बुक याद पढ़े देखो, methodologies में methods involve two major approaches. One approach focused on identifying all genes that express that RNA. ये RNA mRNA था, refers as expressed sequence tag. तो यहीं से आपको मैंने क्वेश्चन बना दिया जो व्हाट इज ESTS और एक्सपैंड ESTS। अब उसके बाद है अदर लुक, a blind approach to simplify sequencing whole set of genome, sequence terms as sequence annotation, यानी टोटल क्रोमोसोम। तो इसमें अब कैसे क्रोमोसोम को ब्रेक किया और कैसे आपने वेक्टर में डाला, ये क्लास में होगी, लेकिन पैराग्राफ पूरी खत्म हो जाए। यहाँ क्या कहना, अब ये कैसे कट करते हैं उस पर भी थोड़ा बताएंगे।
For sequencing total DNA from a cell, isolate, converted into fragments, relatively a smaller size. तो इस पर हम साइज पर भी बात करेंगे आपसे। बोर्ड वाली क्वेश्चन बनवा दिया, काम खत्म। लेकिन इससे क्या है, ये एनसीईआरटी में कौन साइज है, इसको बढ़ाना पड़ेगा। कितनी साइज, उस पर बात करेंगे। Recall DNA is very long polymer and a technical limitations sequencing very long piece of DNA. यानी आप समझो जैसे ह्यूमन का क्रोमोसोम नंबर 1 है, तो इस पर 246 मिलियन बेस पेयर है। तो ये एक ही स्ट्रेच में 246 को आप नहीं कर सकते, तो एक क्रोमोसोम को छोटा छोटा टुकड़ा में करना पड़ा। छोटे छोटे टुकड़े में करके स्टडी किया गया, कैसे कट किया, कैसे उसमें डाला, फिर कैसे जोड़ा। अब इसमें एक चीज और आपको बता दो, आपके दिमाग में डालू। जो हमने एक थ्रेड ले लिया लंबा सा, एक लंबा सा पतला थ्रेड, या समझो आपके एक अपना लंबा बाल निकाल दिया, उसे छोटे छोटे टुकड़े में कट कर दिया, एकदम छोटा 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 टुकड़ा कट कर दिया। अब कट करने के बाद मैं आपसे कहूं, जो वही बच्चे वो जिस सीक्वेंस में था वही टुकड़ा जोड़ दो, क्योंकि सर ये क्या बता रहे हो, ये कैसे मुमकिन है। बट यहाँ पर यही हुआ था। ये कैसे हुआ, तो एक डीएनए को आपने हजारों टुकड़ों में काट दिया, पूरी डीएनए को। ये था ये डीएनए, इनको आपने टुकड़े टुकड़े कर दिए, और ये जो टुकड़े थे उसको उसी सीक्वेंस में जोड़ा। दैट वाज द चैलेंज, बट इट हैज बीन ओवरकम। ये कैसे किया गया, इस पर समझाना पड़ा। टेक्निकल लिमिटेशन था। देन क्लोन्ड का मतलब आपके वेक्टर के साथ जोड़ना, क्लोनिंग। सुटेबल होस्ट यूजिंग स्पेशलाइज्ड वेक्टर, आ गया ना, यूजिंग स्पेशलाइज्ड वेक्टर। क्लोनिंग का मतलब उसमें डाल, डीएनए कट करके डाल दिया। क्लोनिंग रिजल्ट इनटू एम्प्लीफिकेशन ऑफ ईच पीस। एम्प्लीफिकेशन ऑफ ईच पीस का मतलब, मान लो अब ये पीस है, अभी आपको बताया एम्प्लीफिकेशन, इसको आपने मान लो ईस्ट में डाल लिया, ये आ गया। अब यदि ये ईस्ट मल्टीप्लाई करती है कल्चर मीडिया में करेगी, तो आपका ये डीएनए भी, ये डीएनए जो है वो भी करेगा। दिस इज एम्प्लीफिकेशन। तो एक एक लाइन में कई बातें को कह रखा है जो मैं नॉर्मली आपको बोला हूं, दिस इज एम्प्लीफिकेशन। तो यहाँ पर कोई साउंड का एम्प्लीफिकेशन नहीं है, जो डीएनए है उसकी कॉपी तैयार होती है, पॉलीमर्स वहां बन जाते हैं, जैसे ईस्ट मल्टीप्लाई करेगा वो एम्प्लीफाई करेगा। Subsequently could be sequenced with it, and commonly used host are bacteria and yeast. ये वेक्टर जो यूज किए होस्ट, वेक्टर्स वेयर BAC वाइज, इन्हीं तक बात किया। तो so many things are hidden in this part. तो यहाँ तक बच्चे अगले दिन अब सीक्वेंस एनोटेशन के मेथोडोलॉजी में आएंगे, फिर हम कैसे सीक्वेंस करेंगे, ये बहुत शॉर्टकट डाला हुआ है, यहाँ करके आगे खत्म। ठीक है बच्चे, क्योंकि आगे फिर एक नई मैटर स्टार्ट होगी जिसको भी मैं नहीं कर रहा। तो आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज। कोई बच्चे कुछ बोल रहे हैं, 1 मिनट। बाय 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 बच्चे।